गुना सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़ित दर्द से अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन किसी ने इस पीड़ित की सुध तक नहीं ली। इससे नाराज परिजनों के साथ आम लोगों ने भी जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद डॉक्टर जरूर पहुंचे और तब जाकर मामला शांत हुआ। आप सुन सकते हैं कि कैसे पीड़ित के इलाज के लिए लोग चिल्ला रहे हैं और नर्स उसे अंदर लेकर चलने को कहती है। किसी अस्पताल कर्मी ने स्ट्रेचर लाने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद सिविल सर्जन तक ये मामला पहुंचता है और उसके बाद पीड़ित का इलाज शुरू हो पाया। बताया जा रहा है कि युवती घरेलू नौकरानी का काम करती है और मंगलवार की रात काम से लौटने के दौरान 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने डीसी को पीड़ित को मदद पहुंचाने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। और ऐसे में सिस्टम से सवाल है कि अस्पताल में समय पर क्यों शुरू नहीं हुआ इलाज। अस्पताल कर्मियों ने आखिर इस पूरे मामले की गंभीरता को क्यों नहीं समझा, पीड़ित की स्थिति को क्यों नहीं समझा, अस्पताल के बाहर पीड़ित को क्यों तड़पते हुए छोड़ दिया गया। अस्पताल में समय पर इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ, सदर अस्पताल पर डॉक्टर आखिर क्यों मौजूद नहीं थे, क्या लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी क्या, और सदर अस्पताल जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, उस सदर अस्पताल की स्थिति या सूरत कहीं कभी सुधरेगी क्या। और ऐसे में 7 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बोकारो डीसी को निर्देश दिए थे, कृपया उक्त मामले की जांच कर पीड़ित बहन को मदद पहुंचाते हुए और आरोपियों की धर पकड़कर सख्त कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करें। झारखंड में शहर शहर शैतान खुले घूम रहे हैं और उनके निशाने पर महिलाएं हैं। पिछले 1 सप्ताह की अगर बात की जाए तो घटनाएं सामने आई हैं, उससे आधी आबादी जो है वो खौफजदा है। आपको 4 तस्वीरों के जरिए हम झारखंड में शैतानों की करतूत के बारे में बताते हैं। इनमें गोड्डा में जहां आश्रम में घुसकर एक साध्वी से गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। गैंगरेप के 5 आरोपियों में से मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। इधर देवघर की बात कर लें तो देवघर में रेप में नाकाम रहने पर आरोपी ने नाबालिग को ही जिंदा जला दिया। वहीं बोकारो में युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उससे 4 दिन तक थाने के चक्कर लगाए गए। इधर गढ़वा में भी युवती से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्त में हैं। ये 4 तस्वीरें सिर्फ बानगी मात्र हैं। झारखंड में बढ़ते अपराध के ग्राफ को अगर आप देखेंगे, क्राइम कंट्रोल में पुलिस नाकाम नजर आ रही है और जनता भगवान भरोसे जीने को मजबूर है। गोड्डा में अभी साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और गैंगरेप का मामला सामने आ चुका है। घटना गोड्डा के बोआरीजोर प्रखंड के ललमटिया थाना क्षेत्र का है। यहां एक विधवा के साथ उसी गांव के 5 लोगों ने गैंगरेप किया। 4 सितंबर की घटना को लेकर ललमटिया थाने में दर्ज किया गया है और पीड़िता के आवेदन पर उसी गांव के 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। गोड्डा में लगातार सामने आ रही गैंगरेप जैसी वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इधर झारखंड में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों पर जवाब और सफाई देखिए जेएमएम ने दी है। पार्टी नेता ये कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो सत्ताधारी दल कांग्रेस का यह कहना है कि मामले पर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री भी इन मामलों को लेकर संजीदा हैं। वहीं बीजेपी ने अपराध के चरम पर होने का आरोप लगाते हुए हालात में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए पुलिस के उच्च अधिकारियों को कि अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी हुई जो मुख्य अभियुक्त है। बाकी जो लोग शामिल थे उनको भी मुझे लगता है 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा, स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मुकर्रर। तो ये एक कमिटमेंट दिखलाता है मुख्यमंत्री महोदय का। घटनाएं ठीक है, घटनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद घटनाओं कैसे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की घटनाएं की, और जो अभियुक्त हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था दिखती है इस सरकार में। हम समझते हैं कि कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और संजीदगी के साथ करनी चाहिए, और पुलिस ऐसे मामलों को देख करके ध्यान मिला करके जो लोग दोषी हैं उनको तो गिरफ्तार कर ही रही है। जो इस घटना क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, जो इस घटना क्षेत्र के वरीय अधिकारी हैं, उनको भी काफी संजीदगी से काम करने की जरूरत है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी। और रेप नहीं, गैंग रेप की रिपोर्ट आ रही है। गैंग रेप के बाद हत्या, माने कई तरह का माने अपराध की राजधानी हो गई है जिस तरह से, और अपराधी एकदम बेकाबू हो गए हैं। महिला सुरक्षा की तो ये सरकार बात ही नहीं करे, और सरकार जो है पूरा सरकार का तंत्र जो है, लॉ एंड ऑर्डर सब फेल हो चुका है। इसमें कहीं से भी कहीं दो मत नहीं है, और सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो पार्टी इसके लिए आंदोलन पर बाध्य होगी, जो हालात हो गए हैं राज्य के। तो पलामू में दिव्यांग आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा गर्भवती हो जाती है। इसका खुलासा तब हुआ जब स्कूल के ही एक दिव्यांग छात्र पर उससे जबरदस्ती करने का आरोप लगा। CWC के संज्ञान में मामला आने के बाद नाबालिग आरोपी से पूछताछ की गई। इधर पीड़ित के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच में जुटी है। पूरा मामला मेदिनी नगर में एक NGO की ओर से संचालित दिव्यांग आवासीय विद्यालय का है। कराया इसको, तब हमको पता लगा कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। इसके बाद लड़की के CWC वाले आए, लड़की को अपने अंडर में ले गए, और हम लोगों ने यहाँ सारी सुविधा दिए हुए हैं, सारी देख रेख करते हैं, लेकिन अब रात बिरात चुपके से कब का कर लिया इसकी हम लोग चुप हुई कि क्या हुई, हम लोग के अति नहीं है। CWC पलामू के द्वारा शहर थाना को सूचित किया गया था कि एक बच्ची जो है वो जिसकी गर्भवती होने की सूचना मिली है, तो थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जा करके उस मामले की जांच की। जांच के समय पता चला कि ये मामला सही है, और लड़की का अभी मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है लड़की को, और उस लड़की के द्वारा जिस पे आरोप लगाया गया है उसको भी हम, जिस बच्चे पे आरोप लगा वो भी नाबालिग है, उसको भी हम लोग अभी ले आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। कोरोना काल में मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से झारखंड लाया गया था, साथ ही उन्हें रोजगार देने की भी बात कही गई थी, लेकिन कागजों पर बनी योजना धरातल पर नहीं उतर सकी, जिसके बाद मजदूर निराश होकर एक बार फिर से काम की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। इधर सत्ताधारी दल JMM ने झारखंड में मजदूर हित में कई काम किए जाने का दावा किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से राज्य को सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मजदूरों के पलायन पर सफाई दी। जो हमारा अधिकार है, हक है, अगर वो मिले तो हम सभी योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे। उसके बावजूद, इन कठिन परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हेमंत जी ने जो काम किया है इस सरकार ने, वो अभूतपूर्व है। पहली बार MOU करके यहाँ के मजदूरों को बाहर भेजा जा रहा है। आज तक किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था ऐसा। तो बहुत ऐसी स्कीम है, मनरेगा के तहत भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोगों को, जो भी प्रवासी मजदूर हैं, सभी को मुहैया कराया जाए, उस पर कठोर निगरानी पूरी तरह से सरकार की है। तो ये प्रतिबद्ध सरकार है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं संसाधन की कमी आड़े आती है। केंद्र सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। और जो जाने वाले हैं, कोई बॉम्बे में फैमिली साथ शिफ्ट है, कोई बेंगलोर में शिफ्ट है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो अभी बहुत तरह का राहत मिला है, तो वैसे लोग जा रहे हैं। और बाकी जो जनरल काम करते थे मजदूर, अभी सब अपना मीटिंग में है, सब राज्य सरकार सबको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। पलामू में एक बार फिर बेबस प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर हैं। बात रामगढ़ प्रखंड के उलडंडा पंचायत की करें तो यहाँ कई मजदूर कंपनियों की ओर से भेजे गए बसों से अब वापस लौट चुके हैं। वहीं जो मजदूर घर में रह गए हैं, वे सरकार की ओर से वादे पूरे नहीं करने से निराश नजर आ रहे हैं। हालात का जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने।
सरकार ने वादा किया था कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से ये प्रवासी मजदूर लौटे हैं, इन्हें सरकार इनके गांव में काम देगी, मनरेगा योजना से जोड़ा जाएगा ताकि इन्हें गांव में ही रोज़गार मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण हैं, खास करके ये उलडंडा पंचायत के बागी गांव के ग्रामीण हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस गांव में पुनः एक बार फिर यहाँ के जो प्रवासी मजदूर है वो लौटने लगे हैं और जो कंपनी द्वारा है बस के माध्यम से इन्हें वापस ले जा रही है। इस तरह से ये लोग वापस लौटे, क्या इन्हें काम मिला यहाँ गांव में या क्या हालात है, अभी क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है? अभी स्थिति यही है कि कोई काम नहीं यहाँ पर मिल रहा है। जितना भी यहाँ के आदमी हैं सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत खेती बाड़ी करके अब बेकार के बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं यहाँ पर मिल रहा है। हाँ कुछ मिल रहा है जो हम लोग के यहाँ काम अगर मिलता तो हम लोग वापस जाते हैं, मैंने कहाँ अभी तो बैठे हुए हैं। तो अभी बहुत लोग लौट भी रहे हैं, लौट रहे हैं। कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा है, बाहर गाड़ियों बंद कर और बाहर से ट्रेन भी नहीं चल रहा है जो हम लोग बाहर जाएं कमाएं। बागी गांव के जो प्रवासी मजदूर जो लौटे थे वो वापस जाने को मजबूर है। सरकार ने जिस तरह से वादा किया था, कहीं न कहीं उस वादे के तहत इन्हें गांव में कोई काम नहीं मिला। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य के स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल करनी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के तैयार प्रस्ताव पर राज्य सरकार का फैसला होना अभी बाकी है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। कोरोना के कारण बंद सरकारी स्कूलों को खोलने की दिशा में बड़ी पहल की गई है और केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम भी उठाया है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद अब शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में स्कूलों तक लाने की और उन्हें ऐच्छिक ये व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत उन्हें पूरी पढ़ाई स्कूलों में कराई जाएगी। कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा ये पहल की गई है और पूरी तरह से जो केंद्र का जो गाइडलाइन है उसके तहत तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके तहत 21 सितंबर से राज्य में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई मुहैया कराई जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने जल्द ही बसों का परिचालन सामान्य होने की बात कही है। राज्य से बाहर बसों को चलाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य और शहर के अंदर बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि किराया जरूर बढ़े हैं मगर सरकार की नजर इस पर है और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब बस चलना शुरू हुआ है, ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, आस्ते आस्ते सब चीज हम लोग चालू करेंगे। देखिए किराया बात तो बड़ा ये है, आपका बात तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज थोड़ा सा दिन आप लोग देख लीजिएगा। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में बासलोई नदी के किनारे लाखों रुपए खर्च कर बने BSNL टावर और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इंटेक वेल पर खतरा मंडरा रहा है। यहां से बालू का उठाव अवैध रूप से किया जा रहा है और इससे टावर के साथ ही इंटेक वेल भी ध्वस्त हो सकता है। हैरत की बात ये कि प्रशासन इससे अनजान बना हुआ है। जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। हम आपको महेशपुर के BSNL टावर और इंटेक वेल की जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे खतरे की घंटी बज रही है, इस पर इसको दिखाना चाहेंगे। यह BSNL टावर है और इसके ठीक बगल में इंटेक वेल बनाया गया है। इंटेक वेल का पाइप ले जाने के लिए पाया नीचे लगाया गया है और इन दोनों के नीचे से बालू का उठाव हो रहा है। लोग बोरा में भरकर ठेला में बालू उठाव करते हैं और दूसरे जगह ले जाकर के बेचते हैं। बालू उठाव के कारण बारिश होती है और बारिश के बाद नदी भर जाता है और ऊपर से जो पानी आता है जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है और मिट्टी का कटाव होने के कारण BSNL टावर का बोल्डर युक्त जो चार दीवारी बनाया गया है वो धंसने की कगार पर है। वहीं इंटेक वेल का जो पाया बनाया गया है उसके नीचे से भी मिट्टी का कटाव हो रहा है। यदि प्रशासन समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया तो दोनों योजना खतरे के करीब आ जाएगा। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़।
देवघर शहरी क्षेत्र की पानी की समस्या का अब जल्द ही स्थायी समाधान हो जाएगा। इसे लेकर नगर विकास विभाग की ओर से 287 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना मंजूर की गई है। नगर निगम प्रशासक ने बताया कि योजना के तहत पुनासी डैम से पाइपलाइन के जरिए पानी शहर के लगभग 50,000 घरों तक पहुंचाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में आगामी 2050 तक की आवश्यकता को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। 80 करोड़ की योजना है, इसमें पुनासी जलाशय की जो पानी है, स्वच्छ शुद्ध पानी है, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक WTP में ले जाना है। 2050 तक की जो आवश्यकता होगी देवघर निगम के लिए, उसको सोचते हुए ये DPR बनाया गया है। ये कार्य किया जा रहा है और इसका लाभ निश्चित रूप से देवघर शहर में रहने वाले सभी निवासियों। तो खबरों का सिलसिला